जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट नाम तो बहुत बार सुना है, लेकिन इस वीडियो के बाद आप कभी मतलब ये नहीं कहेंगे कि नहीं समझे हैं। विद्युत परिपथ आज इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा क्या है? विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक, कोई भी चीज करंट, बिजली, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक है। अब पंखा कैसे चलता है? इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है, विद्युत के द्वारा चलता है। अब मिक्सर मशीन होता है वो इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है। अब बहुत सारी चीजें, बल्ब जो जल रही है किस चीज के द्वारा जल रहा है? इलेक्ट्रिक के द्वारा चल रहा है। अब धारा क्या होता है? किसी भी चीज का अचानक प्रवाह हो जाना क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। कोई भी चीज इस दुनिया में, यदि कोई संसार में कोई भी चीज है, यदि उसमें मतलब विद्युत हो रही है तो अचानक से, जैसे दूध की धारा हो गई, पानी की धारा होगी, कोई लड़का इंग्लिश बोल रही है तो वो इंग्लिश की धारा हो गई, तो उसे धारा हमने कहा कि सतत एवं मतलब एक मतलब सतत होनी चाहिए और बंद, परिपथ बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई सा भी आप तार ले लीजिए, अब उस तार को आप देखिए मतलब कहीं पे फॉल्ट तार नहीं होने चाहिए। जस्ट लाइक मान लीजिए आप इस तार को ले लीजिए, आप इस तार में कहीं फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। बीच में मतलब कभी कभी होता है ना कि तार उड़ जाता है, तो उसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए। बिना फॉल्ट किए तार लीजिए और उसे मतलब आप जोड़िए। जब पथ यानी क्या होता है? पथ में क्या होता है? रास्ता। अब कोई भी रास्ता पे चलिए मतलब रास्ता होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से विद्युत परिपथ के सतत एवं बंद रास्ता को हमने क्या कहा? परिपथ का। आई होप समझे होंगे आप परिपथ क्या होता है। परिपथ को अंग्रेजी भाषा में हमने क्या कहा? परिपथ को अंग्रेजी भाषा में हमने कहा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए हम इसे जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण से। एक मतलब इस प्रकार से आप ये सब क्या है, ये सब तार लीजिए इस प्रकार से। एक बल्ब लीजिए सबसे पहले इस प्रकार से। हमने एक छोटा सा बल्ब ले चुके हैं, आप भी इस प्रकार से बल्ब लीजिएगा। अब बल्ब लेने के बाद ये एम्पियर है जो कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। अभी यहाँ पे एक कुंजी लीजिए और बैटरी लीजिए और इस प्रकार से बल्ब को जलाइए तो देखिए जलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम एक बार तो सबसे पहले इस प्रकार से हम प्रयोग करके देखेंगे कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है। बल्ब तो जलेगा यदि इस प्रकार से रहेगा। कहीं पे यदि तार फॉल्ट होगा तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। अभी हम कुछ देर में प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से बल्ब यदि हम लेंगे विद्युत परिपथ में, तो बैटरी यहाँ पे लेंगे, बैटरी से बल्ब को जलाएंगे। इस प्रकार से हम तार थोड़ी लंबी लेंगे तो यहाँ कुंजी बंद होगी सब चारों ओर। और यदि मान लीजिए यहाँ पे हम नहीं, कुंजी नहीं दिए, अब यहाँ पे कोई सा भी मतलब मान लीजिए चाबी ले लिया, हम कोई सा भी चाबी प्रकार का टाइप का कुछ ले लिए। अब चाबी के साथ यदि हम जलाएं तो देखेंगे कि बल्ब जलता है या नहीं। तो चाबी क्या है? धातु है, तो धातु से बल्ब जलनी चाहिए। तो हम धातु से बल्ब जलेगा। तो अब हम देखेंगे कि धातु से बल्ब कैसे जलता है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कोई बहुत सारे पदार्थ हम लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बल्ब कैसे जलता है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे द्रवों द्वारा चालन। गाइस, द्रवों द्वारा विद्युत चालन क्या होता है, इसे चलिए समझते हैं प्रैक्टिकल में। साथियों, हमने विद्युत धारा का विद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव के बारे में जाना है। चलिए अब हम जानते हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। लेकिन उसके लिए पहले हम यह पता करेंगे कि कौन सा द्रव विद्युत धारा का चालन करता है और कौन सा द्रव विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। अर्थात कौन सा द्रव विद्युत धारा का सुचालक है तथा कौन सा द्रव विद्युत धारा का कुचालक है, यह हम जानेंगे। इसके लिए हमें एक टेस्टर या संपर्क क्षेत्र की आवश्यकता होती है। हम एक सरल टेस्टर का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये जो टेस्टर है अच्छी तरह से जलता है या नहीं, काम करता है या नहीं। यह देखिए, यह परिपथ ओपन है, खुला परिपथ, और इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। लेकिन जैसे ही हम जोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, तो दोनों तारों को जोड़ने पर हम देखते हैं कि बल्ब जल जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने विद्युत धारा सारे परिपथ में प्रवाहित होती है शुरू होने में, वो बल्ब हो जलने लग गया। अब हम इस तार के दोनों सिरों को अलग अलग द्रवों में डालकर विद्युत धारा का चालन का पता करेंगे। जो द्रव विद्युत धारा का सुचालक होगा वह द्रव जला देगा, वह बल्ब को जला देगा दोस्तों। और जो द्रव विद्युत धारा का कुचालक होगा वह द्रव का कुचालक होगा को नहीं जला पाएगा।
इसके लिए साथियों हम अम्ल, क्षार, लवण और साधारण जल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा सुचालक है और कौन सा कुचालक। तो चलिए साथियों, अब हम सबसे पहले अम्ल लेंगे। देखिए हम सबसे पहले अम्ल को इस ढक्कन में ले लिया है। अब इस अम्ल के ढक्कन में हम दोनों परिपथ को डालेंगे और देखते हैं बल्ब जलता है ना। तो साथियों बल्ब जल चुका है और चमत्कार देख सकते हैं। वाह क्या बात है दोस्तों, बल्ब जल चुका है। आप आसानी से देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर बल्ब जल चुका है साथियों। धमाकेदार, मज़ा आ गया दोस्तों ये जो हमने अम्ल लिया है इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से बल्ब जल उठता है। इसका मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि अम्ल जो है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। जी हाँ दोस्तों, हमने प्रूफ कर चुका। तो साथियों जब हम इन दोनों सिरों को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला तो बिना जोड़े यह बल्ब जल उठता है दोस्तों। इस प्रकार से हमने प्रयोग किया दोस्तों। दूसरा प्रयोग को करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तारों को दूसरे अम्ल में डालने से पहले दोनों सिरों को अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे दोस्तों। किसी भी वस्तु से एक द्रव से दूसरे द्रव में डालने से पहले इन तारों को हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे दोस्तों। आइए अब हम घरों में इस्तेमाल करने वाला सामान्य नींबू का रस लेते हैं और देखते हैं कि इससे बल्ब जलता है या नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नींबू का रस भी एक अम्ल है दोस्तों। तो नींबू के रस में जब सिरों को डालते हैं तो डालने से हम देखते हैं कि ये परिपथ बिना जुड़े आपस में अलग अलग होते हुए भी यह बल्ब जल उठता है दोस्तों। आप देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, चमत्कार दोस्तों नींबू का रस का, यानी कि अम्ल से हमने बल्ब को जला दिया है साथियों। तो साथियों हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि नींबू का रस जो है उससे विद्युत धारा होती है वह प्रवाह करती है, यानी कि यह विद्युत धारा का सुचालक है। यानी कि दोस्तों हमने जो ये दो अम्ल लिया, ये दोनों अम्ल क्या था? विद्युत धारा का सुचालक था। यही हमने सीखा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम क्षारों के बारे में यानी कि क्षारक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्षारों में सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्षार में के द्रव में तार को डालने पर बल्ब जल उठता है दोस्तों। देखिए चमत्कार हो गया यहाँ पे दोस्तों, बल्ब जल उठता है बिना जोड़े। सिरों को परिपथ को बिना जोड़े सिर्फ द्रव में सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालने पर बल्ब जल उठता है। यानी कि हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है विद्युत का सुचालक है दोस्तों चलिए अब हम इन दोनों सिरों को आपस में जोड़कर साफ कर लेते हैं। इस साफ करने के साथ हम दोस्तों चलिए एक और क्षार लेते हैं और जानते हैं कि यह विद्युत का सुचालक है या नहीं। क्षार का नाम है पोटेशियम आयोडाइड। जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम आयोडाइड को लेते हैं और देखते हैं कि बल्ब जलता है नहीं दोस्तों। जी हाँ देख सकते हैं बल्ब जल रहा है दोस्तों। कमाल हो गया दोस्तों, बल्ब जल उठता है। यानी कि हमने क्या सीखा? यहाँ चाहे हमने दोनों सिरों को आपस में जोड़ा है या नहीं, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड भी विद्युत का सुचालक है दोस्तों। पोटेशियम आयोडाइड भी विद्युत का सुचालक है। जी हाँ दोस्तों अब हम इन दोनों सिरों को आपस में साफ करेंगे। तो साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब हमने कुछ अम्लों में परिपथ को डाला तो वह बल्ब को जला देता है, और कुछ क्षारों में भी बल्ब को जब हमने परिपथ को डाला तो वह बल्ब जला देता था। अर्थात यह अम्ल और क्षारक दोनों ही विद्युत की सुचालक थे। तो चलिए अब हम यही एक्सपेरिमेंट लवण के विलयन के साथ करते हैं। लवण यानी पानी को लेते हैं हम दोस्तों और देखते हैं कि लवण विद्युत का सुचालक है या नहीं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि लवण में तारों को डालने पर यह बल्ब आसानी से जल उठता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, लवण में तारों को हमने डाल दिया है और देखते हैं बल्ब जला कि नहीं। दोस्तों बल्ब जल चुका है, कमाल हो गया दोस्तों। यानी कि दोस्तों हमने सीखा कि लवण भी विद्युत का सुचालक है। तो दोस्तों आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला नमक भी लवण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आप नमक में पानी को मिलाकर यानी कि नमक पानी का विलयन को लेकर आप बल्ब को जला सकते हैं। देखते हैं हमने जलाया और बल्ब जल चुका है दोस्तों। आप भी इसका प्रयोग घर में कर सकते हैं, नमक और पानी को विलयन को मिलाकर दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है लवण विद्युत का सुचालक है। जी हाँ दोस्तों, लवण विद्युत का सुचालक है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पता किया कि अम्ल, क्षार तथा लवण तीनों ही विद्युत के विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर सकते हैं दोस्तों। अर्थात तीनों ही विद्युत के सुचालक हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्टिल्ड वाटर लेकर देखते हैं कि यह बल्ब जलाता है या नहीं। डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आश्रित जल, जो कि आपको डॉक्टर के पास कभी कभी मिलता है, जो डॉक्टर आपको दवा मिलाकर आपको अपने शरीर में प्रवाह करता है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम अब दोस्तों इसमें तारों को डालने पर बल्ब हमारा नहीं जलता है, अर्थात आश्रित जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया, मतलब यह विद्युत धारा का कुचालक है। एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर भी आराम से कर सकते हैं कि आश्रित जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं। दोस्तों अब हम घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला चीनी को नमक में डालकर देखते हैं कि ये जो चीनी का पानी है दोस्तों, चीनी का पानी को हम पानी में डालने पर देखेंगे कि बल्ब जलता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम देखिए साथियों, चीनी वाले पानी में संयोजी तार को डालने पर बल्ब नहीं जलता है। जी हाँ दोस्तों, नहीं जलता है, अर्थात चीनी का विलयन भी कुचालक है। तो बच्चों, हमने अलग अलग द्रवों में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर टेस्ट किया और हमने देखा कि अम्ल, क्षार और लवण विद्युत के सुचालक हैं, लेकिन आश्रित जल और चीनी का विलयन विद्युत के कुचालक हैं। आश्रित जल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित इसलिए नहीं प्रवाहित होती है कि क्योंकि आश्रित जल में किसी भी प्रकार के लवण उपस्थित नहीं होते हैं। इसी कारण यह विद्युत का कुचालक बन जाता है। चलिए बच्चों, अब हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। सन 1800 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम निकोलसन ने जब जल में 2 इलेक्ट्रॉन डालकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड के साथ सिरों पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के बुलबुले बनते हैं। तो इस प्रकार यदि किसी प्रकार के विलयन में इलेक्ट्रोड को डालकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ अलग अलग प्रकार के, जैसे गैस के बुलबुलों का बनना, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर किसी पदार्थ का बनना, निक्षेपित हो जाना या फिर विलयन में रंग में परिवर्तन हो जाना, यह सभी तो साथियों ये सभी प्रयोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रयोग कहलाता है। यह सभी चीज़ें जो हमने देखा, ये साथियों अब हम आगे देखते हैं विद्युत लेपन क्या होता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसे हम आम भाषा में एक धातु के ऊपर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। आइए हम इसे एक क्रिया के द्वारा समझते हैं। तांबे की, दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप तांबे की 2 प्लेटें लीजिए। तो साथियों इन्हें आप रेगमाल के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। रेगमाल जिसे किसे कहते हैं दोस्तों? रेगमाल अब सरेस कागज़ को कहते हैं। और अब इसे पानी में धोकर सुखा लीजिए। एक बीकर में आश्रित जल लेकर उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालकर विलयन तैयार कीजिए। विलयन को अधिक चालक बनाने के लिए उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डालें। दोनों तांबे की प्लेटों को विलयन में डालें और बैटरी के साथ जोड़ दें। अब इस विलयन में कम से कम 30 मिनट तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने दें। अब बैटरी को बंद कर दीजिए और ध्यान से विलयन में हुए प्रभाव को देखिए। हम क्या देखते हैं? जो तांबे की प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़े हुए थे उसके ऊपर तांबे की परत चढ़ती जाती है, लेकिन ऐसा दूसरे नहीं होता है, दूसरी प्लेट के साथ नहीं होता है।
आइए इसके कारण को हम जानते हैं। बच्चों, वास्तव में जब विद्युत धारा कॉपर सल्फेट विलयन में गुजरी तो कॉपर सल्फेट तोड़कर 2 आयन बनाती है, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। कॉपर आयन जो कि धनावेशित होती है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़े होते हैं, जिससे उसके ऊपर एक अलग से कॉपर की परत दिखाई देने लगी। लेकिन दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं है कि विलयन में से कॉपर के आयन ख़त्म हो जाएंगे और यह प्रक्रिया यहीं रुक जाएंगी। बच्चों, बैटरी के धन टर्मिनल के साथ जुड़े हुए प्लेट में से कॉपर के आयन निकलकर लगातार विलयन में मिलते जाते हैं और इसके साथ विलयन में कॉपर के परतें होती हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार विद्युत लेपन के द्वारा एक धातु पर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है। आइए अब हम विद्युत लेपन के उपयोग के बारे में जानेंगे। विभिन्न उद्योगों में विद्युत लेपन का उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। इसका उपयोग हम एक वस्तु रसोई घर में इस्तेमाल हो जाने वाले बर्तन, कार के भागों, साइकिल के हैंडल। तो इस तरह से आज का ये वीडियो आप लोगों को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का